औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सदाकत अली, बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा लेक्चर लेक्चर 3 चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डार्विनिज्म के बारे में देखा, नेचुरल सिलेक्शन हमने उसके बारे में पढ़ा और उसके मेन पॉइंट्स देखे, न्यू डार्विनिज्म पढ़ा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन कि डार्विन की एवोल्यूशन वाली थ्योरी को हमने एक्सेप्ट किया क्योंकि स्पेशल क्रिएशनिस्ट जो थे उनके पास कोई एविडेंस नहीं थे। तो अब देखते हैं डार्विन क्या एविडेंस दे रहा है हमें। एविडेंस डार्विन की थ्योरी के तनाज़ुर में क्या हमें मिल रहे हैं। तो evidences of evolution leaves observable signs. Darwin theory was based on geographic distribution of species. हमने लास्ट टाइम देखा था जियोग्राफिक बैरियर की वजह से स्पीशीज का न्यू बनना। फ्रॉम द फॉसिल रिकॉर्ड हमें इसकी जो है पता चलता है। many evidences are present, many discoveries continue to validate the यानी कि डिक्लेयर लीगली वैलिड हमें इसका जो है वो प्रूफ देते हैं एवोल्यूशन का। सबसे पहले बायोजियोग्राफी कि इस अर्थ के ऊपर लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं बायोजियोग्राफी। द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज सजेस्टेड फर्स्ट आइडिया ऑफ द एवोल्यूशन। देखें हमें मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं इस लैंड प्लैनेट के ऊपर। कोई डेजर्ट में है, कोई पहाड़ी एरिया इलाकों में है, कोई प्लेन एरियाज में है, राइट, कोई आइस केप्स वाले रीजन में है जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। तो ये हर ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को उसके मुताबिक ढाला और फिर वहीं के होके रह गए और फिर वहां वाली जो एनवायरमेंट था उसके मुताबिक अपनी बॉडी के अंदर अडेप्टेशन लेके आए। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज आर एंडेमिक यानी कि वहां पे लोकली है एंड क्लोजली रिलेटेड टू द नियरेस्ट मेनलैंड, यानी कि हमारे जो एरिया में स्पीशीज है हमारी प्लेन एरिया से मिलती जुलती होंगी। नियरेस्ट मेनलैंड मीन अगर हम अपनी स्पीशी का कंपैरिजन करें ना, जहाँ पे जिस तरह फॉर एग्जाम्पल चाइना है या फॉर एग्जाम्पल रशिया है, वहां पे टेम्परेचर बहुत कम होता है तो हमारी प्लांट स्पीशी एनिमल स्पीशी उनके साथ रिजेंबल नहीं करेगी। लेकिन हमारे इलाके में जो प्लांट्स और एनिमल मिलते हैं ये एक दूसरे के साथ इनकी रिजेंबलेंस है। आर्मेडुलो जो है अमेरिका में होता है। ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है एवोल्यूशन के लिहाज से कि आजकल के जो हमें आर्मेडुलोज नजर आ रहे हैं वो मॉडिफाइड फॉर्म में है एज कंपेयर टू डिसेंडेंट। तो ये हमें ये देखा आर्मेडुलो है जो कि अमेरिका में पाया जाता है। तो कहते कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है जो आज से हजारों लाखों साल पहले जो आर्मेडुलो थे वो ऐसे नहीं थे। इसका मतलब इनके अंदर मॉडिफिकेशन हुई, इनके अंदर चेंजेस हुई हैं। तो ये भी हमें एवोल्यूशन के बारे में कुछ फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? हम जानते हैं कि डेड रिमेन्स ऑफ द एंशिएंट ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड इन रॉक्स or underground. This structure or these structure are called as fossils. Fossil formation is a strong evidence. It is a visual record. हमें दिखने में मिलता है। Oldest known fossils are of prokaryotes. Prokaryotes के सबसे पुराने फॉसिल मिलते हैं। And the biochemistry, molecular biology and cell biology place the prokaryotes as the ancestor of the life. तो हमने मुतअद्दिद बार देखा, हमने मुतअद्दिद बार पढ़ा कि जो सबसे हमें पुराने फॉसिल मिलते हैं ना वो हमें प्रोकैरियोट्स के मिलते हैं। तो हमें एक बात साबित हो गई कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना ये एंशिएंट ऑर्गेनिज्म है, सबसे पुरानी है। एक बात इसके साथ साथ अगर हम क्रोनोलॉजिकल अपीयरेंस यानी कि मरहलावार अगर हम अपीयरेंस देखें तो वर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स को तो हमें सबसे जो पुराने फॉसिल मिलते हैं वो फिश के मिलते हैं, सबसे पुराने फॉसिल। क्योंकि पुराने वक्त में भी है कि हमने तमाम लाइफ फॉर्म को हमने पानी से पैदा किया। तो सबसे पुराने फॉसिल हमें फिश के मिलते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वाटर से लाइफ जो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लैंड का रुख किया, पानी में भी रहना, खुश्की पे भी रहना। तो उससे कम पुराने फॉसिल हमें एम्फीबियन के मिलते हैं।
एम्फीबियन से आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई रेप्टाइल्स की, इससे हमें इनके कम पुराने फॉसिल रेप्टाइल्स के मिलते हैं, लेजर्ड वगैरह में। इससे कम पुराने फॉसिल हमें बर्ड्स और मैमल्स के मिलते हैं। यानी कि ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है कि सबसे पुराने जो ऑर्गेनिज्म है वो वाटर वाले ऑर्गेनिज्म है, फिश है, और जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है इनमें मैमल्स और बर्ड्स हमें नजर आते हैं। तो इससे भी हमें एक क्लू मिलता है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है। फॉसिल्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है? हाउ फॉसिल्स आर फॉर्म? दीज आर द एक्चुअल रिमेन ऑफ द ट्रेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट मीन एंशिएंट जियोलॉजिकल टाइम्स। हम जानते हैं द ऑर्गेनिज्म में बी एम्बेडेड इन द सैंड, रेजन्स और आइस, और एन इंप्रेशन और कास्ट, इनके उनके निशानात इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ द बॉडी पार्ट्स, इनके बॉडी पार्ट्स के निशानात, द टिश्यू बीइंग रिप्लेस्ड और petrified by silica or the calcium carbonate minerals. Most fossils are found in the sedimentary rocks में हमें तय जो चट्टानों की तहें होती हैं हमें वहां पे मिलते हैं। देखिए फॉसिल फॉर्मेशन का मेथड कैसे है। देखो ये जो ऑर्गेनिज्म था डायनासोर की तरह का ऑर्गेनिज्म, जिस तरह हम कह सकते हैं क्रोकोडाइल एलिगेटर तरह का ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इसकी टिश्यूज की डिकम्पोजिशन हो गई। फिर क्या हुआ, थर्ड स्टेप में इसकी बॉडी की लेयरिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो देखिए अब ये मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर असल में दब गया। ये कॉन्टिनेंटल लेयर्स बन रही हैं आहिस्ता आहिस्ता रॉक्स की चट्टानों की ब्रेकडाउन से। तो ये देखो सब ऊपर था पहले सरफेस से, और अब देखो आहिस्ता आहिस्ता सर्वर के अंदर नीचे दब गया। इस तरीके से फॉसिल की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो इतनी मोटी लेयर बनी है इसके ऊपर जो लैंड की है, ये जो लेयर है ये रॉक्स की हो सकती है। तो ये लेयर्स जितनी एरिया में बनेगी वो जियोलॉजिस्ट हमें बताएगा कि ये लेयर 1 मिलियन साल में बनी, ये वाली 1 और मिलियन साल में बनी, 2 मिलियन ईयर्स में ये लेयर बनी। तो हम कह सकते हैं ये वाला फॉसिल 2 मिलियन ईयर पुराना है। इस तरीके से फॉसिल की फॉर्मेशन और इनकी डेपोजिशन होती है। हमें नेक्स्ट क्लू मिलता है कंपैरेटिव एनाटॉमी से। एनाटॉमी क्या है कि हम जानते हैं इंटरनल ऑर्गन जो है इनका फंक्शन को देखना, इंटरनली देखना ऑर्गेनिज्म को। एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज बिटवीन द स्पीशीज सपोर्ट द थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन। एग्जांपल, अगर हम एनाटॉमी के लिहाज से देखें तो ह्यूमन के 4 लिम्स, कैट्स के, व्हेल्स के, बैट्स के और अदर मैमल्स के हैव सेम स्केलेटल स्ट्रक्चर। इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। किसका? 4 लिम्स, हमारे जो बाजू हैं, अगर ह्यूमन बीइंग के बाजू देखें, कैट्स के भी टांगे, व्हेल्स के फ्लिपर्स, बैट्स के विंग्स और दूसरे मैमल्स के जो है ना वो 4 लिम्स देखें, इनके स्ट्रक्चर सेम ही है लेकिन ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली सिमिलरिटीज इन द एविडेंस ऑफ द कॉमन एंसेस्टर, इनकी सिमिलरिटी हमें बता रही है कि जो सारे के सारे मैमल्स हैं जिनके मैंने नाम लिए, बैट, व्हेल्स, कैट वगैरह, इनके एंसेस्टर इनके बावजूद एक ही थे। Similarity in structure resulting from the common ancestry is known as homology। क्योंकि इनके बेसिक स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन ये डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम इसको होमोलॉजी कहते हैं। और ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन या होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो फिर होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या हुए? द ऑर्गन्स हैविंग सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। मसलन ह्यूमन के 4 आर्म देखें, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, रेड वाली मेटाकार्पल्स, ये सारी की सारी जो है 1 2 3 4 5 फ्लेंजेस। अगर हम कैट के देखें, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, सॉरी मेटाकार्पल्स, फ्लेंजेस, देखिए मिलते जुलते स्ट्रक्चर है, बोन्स मिलती जुलती हैं। अगर हम वेल्स के फ्लिपर देखें तो देखिए ये आपको रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना रिड्यूस फॉर्म में। इसी तरीके से हमें मेटाकार्पल्स, इसमें जो है वो ये देखिए रेड वाली नजर आ रही है, कार्पल्स नजर आ रही है, और ये फ्लेंजेस लेकिन ये रिड्यूस स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। बैट्स के अंदर देखें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। तो देखें इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है लेकिन हम आम से कोई और काम करते हैं, कैट कोई और काम कर रही है, वेल फ्लिपर से कोई और काम कर रहे हैं, और बैट उड़ने के लिए, उड़ान के लिए इसको यूज कर दिया है। तो ऐसे ऑर्गन having same basic structure but performing different function are called homologous organs, and these give rise to divergent evolution। diversify मुख्तलिफ काम, same basic structure performing different function, इसको हम कहते हैं
होमोलोगस स्ट्रक्चर या होमोलोगस ऑर्गन, एंड दिस गिव राइट टू डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं फंक्शन के लिहाज से, राइट। इसी तरीके से कंपैरेटिव एनाटॉमी सपोर्ट्स दैट एवोल्यूशन इज रिमॉडलिंग प्रोसेस, स्ट्रक्चर बिकम मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। देखें ये सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स आर द होमोलोगस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये देखें ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सारे के सारे, इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम ही है, लेकिन ये ब्रैक्ट है, सेपल है, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, कार्पल्स हैं, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी होमोलोगस ऑर्गन की एग्जांपल है। इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज अ प्रोसेस whereby groups form the same common ancestor, evolve and accumulate differences, resulting in the formation of new species. Divergent evolution may occur as a response to the change in the abiotic factor. मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो मैंने नाम लिए हैं, कैट, वेल, बैट, ह्यूमन, ये इन्वायरमेंट के लिहाज से इनके अंदर चेंजेस आती गई, और चेंजेस के लिहाज से फिर इन्होंने अपने ऑर्गन को डिफरेंटली इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी तरीके से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है कि एनालोगस स्ट्रक्चर है। देखो ये फैल्कन के विंग्स है, इसकी कंपोजिशन और है बोन्स की, बैट्स की कंपोजिशन और है, टेरोडेक्टाइल की कंपोजिशन और है, ये जो बटरफ्लाई है इंसेक्ट्स है इसकी विंग्स की कंपोजिशन और है, लेकिन ये काम एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, डिफरेंट 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 डिफरेंट, लेकिन फंक्शन एक ही परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर, और इस तरह की जो एनालॉगस स्ट्रक्चर से जो एवोल्यूशन वजूद में आती है उसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट होता है किसी एक पॉइंट पे मुर्तकिज करना, फोकस करना। तो ये देखिए स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन ये काम एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, उड़ान का काम ले रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम एनालॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को जन्म देते हैं। इसी तरीके से ओल्डेस्ट होमोलोगस स्ट्रक्चर आर वेस्टिजियल ऑर्गन नॉट फुली डेवलप्ड इन मैच्योर एनिमल, रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर और मार्जिनल यूज टू द ऑर्गेनिज्म। जिस तरह वेस्टिजियल ऑर्गन को हम देख सकते हैं, these are the historical dominant structure that had important function in the ancestor but are no longer essential। अगर हम देखें तो ये अपेंडिक्स, अब यहाँ पे ये रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी कि मैमल्स में जो अपेंडिक्स है कुछ मैमल्स में फंक्शनल है, लेकिन हमारे ये रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर के तौर पर है, इस्तेमाल नहीं हो रही। तो एवोल्यूशन के लिहाज से हम ख्याल कर सकते हैं कि ये जो है ना ये एविडेंस के तौर पर हम दे सकते हैं, लेकिन एविडेंस में ये देखेंगे फंक्शनलेस नहीं है। हमें पता अल्लाह ताला ने कोई भी चीज जो है वो बेकार नहीं बनाई। रिसर्च बताती है कि यहाँ से कुछ सेक्रेशन प्रोड्यूस होती है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की नरिशमेंट के लिए जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, जो हमारे लिए विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए वो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है यहाँ से सेक्रेशन। लेकिन खैर इन्होंने कंसीडर किया, तो हम भी इसको कंसीडर करेंगे कि ये रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। इस तरह हमारे अगर हम ईयर के मसल देखें तो ऑरिकुलरिस एंटीरियर, ऑरिकुलरिस सुपीरियर, ऑरिकुलरिस पोस्टीरियर, तो ये वाले कानों के जो मसल्स हैं, हम अपने कान को हिला नहीं सकते क्योंकि ये रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर है, ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। लेकिन आपने देखा होगा दूसरे मैमल जो है वो अपने ईयर्स को आसानी मूवमेंट दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इनको वेल्स वगैरह को देखें तो इनमें हमें ये फीमर और पेल्विक रीजन वाली वेस्टिजियल बोन नजर आती है, जहां से ये जो फीमर का मैंने नाम लिया, जो पेल्विक रीजन का नाम लिया, यहाँ से लेग्स राइज होते हैं। देखो ये लेग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी, और कहते हैं शायद एंशिएंट टाइम में यहाँ पे इनकी लेग्स लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर हो, तो ये भी इसके वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर हमें दिखने में मिलते हैं। Homologous organs are functionally different but structurally alike. Forelimbs of the human, bat, horse, whale are examples of divergent evolution. Analogous organs are functionally alike but structurally different. Wings of the birds, bat, and the insects, etc., are example of the convergent evolution. कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी अगर हम देखें, यानी कि अगर हम एम्ब्रियो को भी देखें, ऑर्गेनिज्म गो थ्रू सिमिलर स्टेजेस इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो देखें बेसिकली एम्ब्रियो तो सबके तकरीबन सेम ही होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव गिल pouches on the side of the throat, but with the development in fish, gill pouches become gills and interstitial vertebrates जैसे ह्यूमन में eustachian ट्यूब जो है वो बन जाती है। देखिए जरा
ये आपके सामने एम्ब्रियो देखें, फिश का एम्ब्रियो, टेल, गिल स्लिट्स, रेप्टाइल का एम्ब्रियो, टेल, गिल स्लिट, देखिए रेप्टाइल जमीन के ऊपर होते हैं। बर्ड्स का एम्ब्रियो फ्लाई करते हैं, टेल, गिल स्लिट्स। ह्यूमन का एम्ब्रियो, टेल, गिल स्लिट्स। लो जी, एम्ब्रियो एम्ब्रियोलॉजी के लिहाज से तो हम सेम है, लेकिन ये सिमिलैरिटीज हमें बताती है कि जो मैमल्स हैं इनके एंसेस्टर एक जैसे हुए, एवोल्यूशन के रिजल्ट के तौर पर ये फिर एक दूसरे से डाइवर्सिफाई होते गए। हमारे गिल स्लिट किधर कन्वर्ट होती है? हमारी गिल स्लिट यूस्ट्रिचियन ट्यूब, यानी कि ये जो वो वाली ट्यूब जो हमारे ईयर को थ्रॉट के साथ मिलाती है उसको हम यूस्ट्रिचियन ट्यूब कहते हैं। आपने देखा होगा बाल का हम कान में कोई ड्रॉप्स वगैरह डाले, अगर पेन वगैरह हो रही हो तो इसका असर हमें हलक में भी महसूस होता है। तो ये यूस्ट्रिचियन ट्यूब ये बारीक सी नाली होती है जो कि हमारे ईयर को थ्रॉट के साथ यहाँ पे मिलाती है। तो ये कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी भी हमें बताती है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है। फिश, रेप्टाइल, बर्ड और ह्यूमन के एम्ब्रियो दिखने में सेम है, क्यों? टेल और गिल स्लिट्स हमें चारों के अंदर नजर आ रही है। मोलेकुलर बायोलॉजी भी हमें इस चीज का एविडेंस देती है कि एवोल्यूशन हुई है। आल्सो रिफ्लेक्ट इन डीएनए एंड द प्रोटीन। इफ टू स्पीशीज हैव जीन्स विद द सेम मोनोमर्स, that means they have the common ancestors. Common genetic code, all life is related। आपने देखा होगा कि हम बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रिपेयर करवा रहे हैं। ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है सब में जो स्टार्ट कोडॉन है वो सेम है, AUG। इसके अलावा और भी जो है ना वो मोलेकुलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे जिस तरह हमें सिमिलरिटी मिलती है, तो ये हमें एविडेंस के तौर पर मोलेकुलर बायोलॉजी भी इस चीज को साबित करती है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है। ह्यूमन और बैक्टीरिया हैव द सेम कॉमन पैराडाइम्स। बैक्टीरिया में ह्यूमन में, इसी वजह से तो हम बैक्टीरिया से हम इंसुलिन प्रिपेयर करवा रहे हैं क्योंकि सिमिलरिटीज है। साइटोक्रोम C रेस्पिरेटरी प्रोटीन तकरीबन सारे के सारे जो ना वो ऑर्गेनिजम्स में हमें दिखने में मिलता है, खास तौर पर मैमल्स वगैरह में। तो ये मोलेकुलर बायोलॉजी भी हमें ये बात बताती है, ये कॉमन प्रोटीन है तकरीबन तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर, रेस्पिरेटरी प्रोटीन। तो ये हमें बताती है कि एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है। राइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।